नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है, याद रखिएगा, समावेशी शिक्षण से यहाँ से कम 1 से 2 नंबर के बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो चाहे प्राथमिक का हो चाहे उच्च का हो, इन सभी में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षण से CDP में। तो आज के प्रश्न जितने भी होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, एक साथ शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो याद रखिएगा, परमा एजुकेशन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि लाइव आने पर या फिर वीडियो अपलोड करने पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी से। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या करा है कि बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। यानी जितने भी बालक का विकास होता है वो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, यानी किस सिद्धांत में प्रतिपादित होता है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि एक रूपता, दूसरा हमारा कह रहा है कि एक आयामी, तीसरा कह रहा है कि रैखिक, और चौथा कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आज के जितने भी प्रश्न रखे गए हैं, लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखे गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जितने लोगों का वो उत्तर सही होगा, लास्ट में अगली क्लास में उनके नाम के साथ उनके उत्तर बताए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है, चौथा एकदम राइट आंसर है। क्योंकि एक रूपता है, सभी बालकों का विकास जो होता है एक समान नहीं होता है। एक आयामी यानी एक आयाम के तरह होता है, ये भी गलत है। कह रहा है रैखिक होता है, ये भी गलत है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर होता है। किसी बालक का विकास बहुत तेज़ी से होता है, किसी बालक का विकास जो होता है बहुत धीमी होता है। तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कथन ए है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। कन्फर्म है। दूसरा कह रहा है कि तर्क आर जो है, कह रहा है कि केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा कह रहा है कि सही विकल्प कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर सही व्याख्या करता है, तो ये तो गलत है आपका। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है सही है लेकिन ए गलत है, ये भी गलत है। कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, एकदम सही है। याद रखिएगा, जो एक बच्चे के विकास का शारीरिक विकास होता है उस पूरी तरह से उसके जन्मजात समय पर निश्चित करता है नहीं। जो विकास होता है वो शारीरिक होता है। ठीक है, तो ये उसकी जन्मजात पर निर्भर नहीं करता, आगे जाके रुक भी सकता है। ठीक है, किसी कारण भी वो विकसित नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत है। कह रहा है कि केवल शब्द जहाँ लग जाए वो तुरंत काट दीजिए, वो नेगेटिव है। आनुवंशिकता ही एक ऐसा मात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायित्व नहीं, ऐसा नहीं, परिवेशी भी कारक हो सकता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे उसके पालन पोषण पर भी निर्भर करता है, उसके खान पान पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम राइट है, दोनों ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न करा है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है या फिर रखता है, लेकिन डैश जो समाजीकरण के द्वितीय कारक है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके साथ? तो पहला कह रहा है कि परिवार और साथी मीडिया के साथ, दूसरा कह रहा है हमारा साथी परिवार और विद्यालय के साथ, तीसरा कह रहा है कि मीडिया परिवार और विद्यालय के साथ, और चौथा कह रहा है कि विद्यालय साथी और मीडिया के साथ। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, देखिए मध्य बाल्यावस्था के दौरान देखिए प्रथम जो उसका होता है, याद रखिएगा, समाजीकरण जो प्रथम होता है वो परिवार के साथ होता है। तो परिवार यहाँ पे आएगा, परिवार के साथ जाएगा। तो परिवार पहले में है यहाँ पे, तो अगर परिवार पहले में ही है और किसी में नहीं है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के ही साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, यानी कर लेते हैं, यानी सोच सकते हैं। ठीक है, किसी पे तर्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि पहला कह रहा है कि संवेदी
चालक अवस्था, दूसरा हमारा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट करिए। ठीक है, देखिए ये तो जाएगा आपका 0 से 2 वर्ष जाएगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक 4 से 7 वर्ष जाएगा, 7 से 11 वर्ष जाएगा अमूर्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि चौथे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे पूरी तरह से तर्क करने लगता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त कर रहा है तो अमूर्त के साथ ही जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अमूर्त है और यहाँ पर भी अमूर्त है। तो मूर्त अवस्था में क्या करता है, बालक के सामने कोई वस्तु हो और उस पर क्या करता है, विचार करता है, तब उसे कहा जाता है अमूर्त। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बालक के समक्ष कोई वस्तु न हो और उस पर विचार करना, तर्क करके क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। जिन पियाजे से यहाँ पे प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि जिन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व शारीरिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से देखने के प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो पहला हमारा कह रहा है कि अनुकूलन, दूसरा कह रहा है आत्मकेंद्रीकरण, तीसरा कह रहा है कि जीववाद, और चौथा कह रहा है कि संतुलीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 5वां के अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले प्रश्नों को समझने का कोशिश करिए। कह रहा है कि जिन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव और शारीरिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति क्या, जैसे क्या है कि कोई बालक एकदम सुंदर है तो उसको देखकर हमें लगता है कि हम भी सुंदर उसी की तरह हैं, उसी की तरह कर सकते हैं, या फिर कोई बालक कोई कार्य करा तो उसकी तरह ही देखकर हम करने का प्रयास करते हैं, तो यानी उसको अपने से तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनुकूलन नहीं होगा, यहाँ पे कह रहा है आत्मकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि वो खुद से करने का प्रयास कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के। जीववाद नहीं होगा, किसी वस्तु में जीववाद देखना, ये तो बाल्यावस्था के साथ जाएगा। ठीक है, संतुलीकरण यानी किसी चीज़ को देखकर उसमें क्या करना है, ढलने का प्रयास करना, ये तो गलत है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न कर रहा है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व यहाँ पे कर रहा है प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे देखिए उत्तर पारंपरिक, दूसरा कह रहा है कि पूर्व पारंपरिक, तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक स्तर, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अमूर्त पारस्परिक। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ठीक है, पारंपरिक की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो छठे का राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्व पारंपरिक स्तर के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांतों में प्रतिपादित किया। तो पहला कह रहा है ले वाइगोस्की व्यवहारवाद, तीसरा करा है जीन पियाजे व्यवहारवादी, और चौथा करा है जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। तो 7वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में भाषा सांस्कृतिक की बात किया है तो ले वाइगोस्की के साथ सामाजिक सांस्कृतिक के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा पहले के ही साथ जाएगा हमारा। ठीक है, जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखे गए हैं जिसके उत्तर आप लोगों को कमेंट के लास्ट में देना है, और वो उत्तर आप लोगों के अगली क्लास में नाम के साथ चला दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि पहला ऑप्शन कर रहा है कि पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। दूसरा कर रहा है संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रम चरणों में गुजरते हैं, और तीसरा कर रहा है कि विकास के बहुत सारी भावनाएं और जिसमें से चीज़ें शामिल हैं संभावनाएं और जिसमें से बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम होती हैं। और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 8वें का जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए पहला कह रहा है कि पुनरावृत्ति दोहराने। देखिए ले वाइगोस्की प्रस्तावित है बच्चों में, तो पुनरावृत्ति या स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते नहीं, ये गलत है। ठीक है, पुनरावृत्ति के द्वारा दोहराने की कार्य होता है। ठीक है, स्मरण मतलब याद करने की होती है, तो इसमें निष्क्रिय रूप से नहीं सीख सकते, जो गलत है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 8
क्रम के चरणों से गुजरते हैं, नहीं, ये तो गलत है आपका। करा कि विकास में सारी भावनाएं बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जिसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो दूसरे के समर्थन के सक्षम करती हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, और 9वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने और पद्धतियों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा दूसरा, करा कि बारंबार अभ्यास और रटने की बात किया तो ये आप काट दीजिए। सुनिश्चित करते हैं कि सभी अधिगम परीक्षाएं की तरफ केंद्रित हो, नहीं, सभी परीक्षाएं अधिगम की तरफ परीक्षाओं की केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, चौथा कह रहा है हमारा कि सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बालक क्या करेगा, द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, बच्चों की रुचि के अनुसार किस प्रकार से बालक सीखना चाह रहा है उसके पद्धति पालन करना चाहिए जिससे बालक अच्छे तरीके से सीख सके। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा पहला, जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि खुद को समझने व अपने विचारों, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बौद्धिक में शामिल है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है देखिए संगीतमय का गायन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि स्थानिक बुद्धि, स्थानीय मतलब समाज में रखे किस प्रकार से सीखना है। अंतर्व्यक्तित्व, अपने बातों को रखना, अंतर्व्यक्ति मतलब जैसे कवि हो गए। सामाजिक बुद्धि यानी समाज में किस प्रकार से ढलना है, रहना है, उसमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा याद रखिएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग 10वें का। देखिए 10वें का राइट अंतर्व्यक्ति होगा। ठीक है, करा खुद को समझने में अपने विचार, संवेग, भावनाएं, यहाँ पे कह रहा है कि अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस बुद्धि से संबंधित है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, अपने खुद की भावनाओं को समझ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे 11वां प्रश्न, ले वाइगोस्की के अनुसार। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तो आपका गलत है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास दोनों का आपस में संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आप भाषा का विकास नहीं कर सकते हैं, आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके समझ कोई वस्तु ना हो आप उस पर विचार नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। दूसरा हमारा करा है भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, स्वतंत्र नहीं होता, आपस से जुड़े होते हैं। ठीक है, और तीसरा करा है भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। एकदम सही है, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। जोड़ा मिलाना है और सभी लोगों को इसका उत्तर सही देना है। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो पहला यहाँ पे करा है कि विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना। देखिए वर्गीकृत यानी बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, बांटने की बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। कह रहा है कि बच्चों के सीखने की तैयारी के लिए स्तर का पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा आकलन करने में सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है, वर्गीकृत करने की यानी वर्गीकृत मतलब बांटना होता है, तो ये तो सम्मिलित है ही है, तो हमारा यह पहले के साथ जाएगा। ठीक है, पहले के साथ जाएगा, तो ये तो वर्गीकृत वाला है, तो ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, ये सही है। दूसरा देखिए इसमें है, सही है। बच्चों के सीखने की तैयार करना, स्तर करना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। पहला नहीं, वर्गीकृत नहीं करना है, बांटना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का दूसरा है एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। करा है कि यह कथन है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। ये लिंग रूढ़िवादिता है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता के साथ आएगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है जेंडर यहाँ पे समता। दूसरा करा है कि जेंडर रूढ़िवादिता। तीसरा करा है जेंडर समानता। और यहाँ पे चौथा करा है जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो लचीलापन तो है नहीं ये। ठीक है, ये तो गलत है आपका। ठीक है, ये तो आपका गलत है। और यहाँ पे करा है जेंडर समानता, ये भी गलत है, एक समान नहीं है। ठीक है, जेंडर समान है, समता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता के साथ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा है एकदम राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा कार्य करें कि आकलन उस पर एकदम सुनिश्चित बैठे। ठीक है, तो कह रहा है केवल मात्रात्मक हो, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत आपका है। यहाँ पे दूसरा करा व्यापक हो, एकदम सही, फैलाव हो। ठीक है, मानवकृत नहीं होना चाहिए, केवल युगात्मक नहीं होना चाहिए। अगर मात्रात्मक नहीं है तो युगात्मक भी नहीं होगा। मानवकृत नहीं होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, किसी भी चीज़ पे किसी भी प्रकार का आप तर्क कर सकें। ठीक है, तो आकलन ऐसा होना चाहिए। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, यानी बालकों का मूल्यांकन है उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए प्रतिस्पर्धा जहाँ पे आए काट दीजिए। धीमी गति के सीखने वालों को यहाँ पे कह रहा है सीखने वालों की पहचान करने का नामित करना। नहीं, ये भी गलत है, धीमी गति से नहीं, एक समान गति होनी चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम राइट आंसर यही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें और अंतिम प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जितने लोगों का उत्तर आएगा अगली क्लास में उनको बता दिया जाएगा कि उनके कितने लोगों का सही हुआ है। 16वां, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। पहला कह रहा है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। दूसरा कह रहा है कि सीखने की कमियों के रूप में देखना। और तीसरा कह रहा है कि शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर। चौथा कह रहा है प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मापदंडों को निर्धारित करने पे। तो जितने लोगों का इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।